गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन या फिर कह सकते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की भौतिक और रासायनिक संरचना के बारे में इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं और बात करते हैं कि क्रोमोसोम होते क्या हैं। क्रोमोसोम जो है एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस में पाई जाती है, एक वेल एस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियस में पाई जाती है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनमें चूँकि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है तो उसमें जो है क्रोमोसोम नेकेड डीएनए के फॉर्म में पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप में रहता है। क्रोमोसोम जो है सेल डिवीजन के वक्त स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उससे पहले जो है अपन जानते हैं कि इंटरफेज कंडीशन, उसके दौरान जो है हम क्रोमोसोम को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं क्योंकि उसमें जो है अनकॉइलिंग रहती है और जल की अधिकता होती है। तो इस वजह से वहाँ पर क्रोमोसोम अपनी फिजिकल अपीयरेंस जो है एक मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस क्लियरली शो नहीं करते हैं, बल्कि एक नेटवर्क के रूप में पाए जाते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद सेल डिवीज़न के बाद, इंटरफेज के बाद में जो है उस क्रोमेटिन नेट में या उस क्रोमेटिन नेटवर्क में जो है डिहाइड्रेशन होता है, कोयलिंग होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इन सारे प्रोसेस के द्वारा जो अभी तक क्रोमोसोम जो है एक नेट के रूप में, एक जाल के रूप में जो हमें दिखाई देता था, वो अब जो है क्रोमोसोम में स्पष्ट रूप से जो है क्रोमोसोम में रूपांतरित हो जाता है, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गुणसूत्र जो है क्या कार्य करते हैं? गुणसूत्र जो है अपन जानते हैं कि हेरिडिटरी यूनिट जो है, जिसे हम जीन कहते हैं, उसके कैरियर के रूप में काम करते हैं। क्योंकि लिविंग बीइंग में जो है पेरेंट से प्रोजेनी या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है, लक्षणों का जो संचरण होता है, वो जीन के द्वारा होता है और जीन जो है क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं लीनियर ऑर्डर में। और इस कारण जो है ये जीन को इस संतति जो है पेरेंट से जो है प्रोजेनी तक ले जाने का कार्य करते हैं और इस कारण जो है हम क्रोमोसोम को हेरिडिटरी व्हीकल्स या आनुवंशिक वाहन कहते हैं। तो इस तरह से जो है क्रोमोसोम की जो इम्पोर्टेंट बात क्या होगी कि क्रोमोसोम जो है एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। यूकैरियोट्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस उसके अंदर पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स में जो है नेकेड डीएनए फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा क्लियरली विजिबल एट सेल डिवीजन स्टेज एंड हेरिडिटरी व्हीकल्स के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्कवरी की खोज। क्रोमोसोम की खोज का जो क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है, वो स्ट्रासबर्गर को जाता है। स्ट्रासबर्गर को
और इन्होंने जो है सेल डिवीज़न के समय न्यूक्लियस में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का, फिलामेंटस स्ट्रक्चर को देखा था। और उसके बाद में जो है उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस की जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन जो है कभी भी डी नोवा नहीं होता है, नए सिरे से नहीं होता है, बल्कि पहले से उपस्थित जो न्यूक्लियस होता है उसके डिवीज़न से ही होता है। वाल्डेयर एक साइटोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट। उन्होंने जो है इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम नाम दिया। क्रोमोसोम नेम जो है या नाम जो है वो वाल्डेयर ने दिया। क्रोमोसोम नाम से स्पष्ट है, क्रोमोसोम, क्रोमा एंड सोम। क्रोमा मीन्स जिसको हम कलर कर सकते हैं, जो स्टैंड किया जा सके, उसको जो हम अभिरंजित करने वाला जो है, अभिरंजित स्टैंड होने वाली संरचना, रंगे जाने वाले योग्य, अभिरंजित होने योग्य जो है संरचना। तो इस तरह से जो है क्रोमोसोम का शाब्दिक अर्थ है स्टैंड बॉडी। जब स्ट्रैसबर्गर ने खोज की थी और वाल्डेयर ने क्रोमोसोम नाम दिया था, और उसके बाद मेंडल ने भी जो है जेनेटिक्स के फील्ड में कार्य किया, लेकिन तब तक क्रोमोसोम के फंक्शनल इम्पोर्टेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन बाद में जब 1900 में 1900 में जो है मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई, रीडिस्कवरी हुई, और उस टाइम जो है मियोसिस के समय क्रोमोसोम के जो है सेग्रीगेशन और जेनेटिक कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन के मध्य एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया। और इस रिलेशन के बेसिस पर सटन और बॉवेरी ने क्रोमोसोम थ्योरी नाम दी। सटन इन्होंने जो है एक क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत वो दिया गया। और ये कब दिया गया? जब मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई और उसके बाद में कि गुणसूत्र का जो है कार्यात्मक महत्व क्या है, तो उस महत्व को समझाने के लिए, उस महत्व को ज्ञात करने के लिए जो है सटन एंड बॉवेरी ने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत दिया। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार कि किसी भी लिविंग बीइंग की जो है सोमेटिक सेल्स होती है, जैकाइक कोशिकाएं होती है, उसका निर्माण जो है जाइगोट से होता है। जाइगोट में जो है लगातार रिपीटेड डिवीजन या माइटोसिस होता है, और माइटोसिस से जो है समस्त सजीवों के कायिक शरीर का निर्माण होता है। और चूँकि जाइगोट में माइटोसिस हो रहा है, तो जाइगोट से जो भी सेल्स बनेगी वो सारी की सारी डिप्लॉइड होगी। और डिप्लॉइड सेल का मतलब ये हुआ कि इन सेल्स में जो है क्रोमोसोम के दो सेट होंगे, एक सेट मैटरनल और दूसरा पैटर्नल। तो पहली थ्योरी ये कहती है कि सोमेटिक सेल्स का निर्माण जो है वो निर्माण जो है जाइगोट से होता है। जाइगोट में जो है माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होने की वजह से सारी की सारी सेल जो है इसके अंदर डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड में जो है दो सेट होते हैं, एक पैटर्नल और दूसरा मैटरनल। और जब ये दोनों सेट होते हैं उस क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात
गुणसूत्र। इसके अलावा क्रोमोसोम थ्योरी ये कहती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग के जो है पूरी लाइफ में क्रोमोसोम जो है अपनी स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी और इंडिविजुअलिटी यानी संरचनात्मक विशिष्टता और उसके व्यक्तित्व को निरंतर बनाए रखती है। स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी एंड इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करती है। ये क्रोमोसोम जो है अपने व्यक्तित्व को निरंतर बनाए रखते हैं। तीसरी बात कि हर क्रोमोसोम जो है हेरिडिटरी जो फैक्टर्स होता है, जिसे मेंडेलियन फैक्टर कहते हैं, जीन कहते हैं, उसके कैरियर के रूप में काम करता है। हेरिडिटरी व्हीकल्स के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा इस थ्योरी के अनुसार जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो मियोसिस होगा, और यानी मियोसिस होता है। मियोसिस के दौरान डिप्लॉइड सेल्स में, सोमेटिक सेल्स में जो मियोसिस होगा, मियोसिस के दौरान गैमेट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इस गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्रोमोसोम में जो है अलग अलग तरह की गति पाई जाती है, मूवमेंट पाया जाता है, उसका बिहेवियर अलग अलग प्रकार से पाया जाता है, और उससे यह प्रमाणित होता है, उससे प्रूव होता है कि जो जीन्स जो है क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो हम ये कब जो है ये एक्सप्रेशन इसका कब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जब इसके अंदर मियोसिस के द्वारा गैमेट फॉर्मेशन होता है और उसके दौरान जो है क्रोमोसोम में विशिष्ट प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। तो इस तरह से क्रोमोसोम थ्योरी जो है सटन और बोवेरी द्वारा दी गई। और अब हम जो है पेलिकल की बात करते हैं। क्रोमोसोम को कवर करने वाली संरचना पेलिकल कहलाती है, और ये इसका जो है आउटर मोस्ट कवरिंग है, और किसी भी स्टैंड के द्वारा इस पेलिकल को स्टैंड नहीं किया जा सकता है, अर्थात ये एक्रोमेटिक होती है। इसको हम जो है अभिरंजित नहीं कर सकते। पेलिकल के अंदर वास्तविक क्रोमोसोम या क्रोमेटिड्स और क्रोमोनिमा के चारों ओर का एक और कवरिंग पाई जाती है, यह मैट्रिक्स पाया जाता है, और यह मैट्रिक्स भी जो है एक्रोमेटिक होती है, नॉन जेनेटिक होती है। तो ये दो भाग हुए, पेलिकल और मैट्रिक्स। इसके बाद हम क्रोमेटिड्स और क्रोमोनिमेटा की बात करेंगे। ये एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम है, और इस मेटाफेजिक क्रोमोसोम में देखते हैं कि ये जो संरचना है, ये पूरी संरचना एक क्रोमेटिड्स या अर्ध गुणसूत्र कहलाती है, ये पूरी संरचना। और इसका मतलब ये हुआ कि एक गुणसूत्र में जो है दो अर्ध गुणसूत्र, एक ये हो गया, एक दूसरा अर्ध गुणसूत्र होगा। तो प्रत्येक गुणसूत्र में जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं और एक सेंट्रोमीर के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें दोनों आर्म होती है, ये दोनों आर्म जो है बराबर लेंथ की होती है, जबकि अलग बाकी में जो है अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे एक्रोसेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक, इसमें आर्म जो है अलग अलग तरह की होती है। अब हम देखते हैं कि जो छोटी आर्म है क्रोमोसोम में, छोटी आर्म जो है वो आर्म जो है पी आर्म कहलाती है, शॉर्ट आर्म जो है पी आर्म कहलाती है, और जो बड़ी आर्म होती है, बड़ी भुजा होती है, उसको हम क्यू आर्म कहते हैं, लॉन्ग आर्म कहते हैं। और ये जो दोनों क्रोमेटिड्स है,
आपस में इस तरह से ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं और ये पूरा जो है एक क्रोमेटिड्स है। ये क्रोमेटिड्स और ये क्रोमेटिड्स आपस में एक दूसरे से जो है आपस में एक दूसरे ये जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। अब जो है क्रोमेटिड के अंदर की बात करें तो क्रोमेटिड के अंदर जो है दो लंबे थ्रेड्स पाए जाते हैं और इस थ्रेड्स को हम जो है क्रोमोनिमेटा या क्रोमोनिमा कहते हैं। और ये जो है इस तरह से स्पाइरली जो है एलिकली फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में जो इस तरह से एक दूसरे पर लिपटे हुए रहते हैं। अब एक क्रोमोसोम में जो है दोनों क्रोमोनिमेटा की जो कोयलिंग होती है आपस में एक दूसरे पर लिपटे हुए होते हैं, वो दो तरह की होती है कोयलिंग। दो तरह की कोयलिंग होगी। पैरानेमिक कोयलिंग और प्लेक्टोनेमिक कोयलिंग। पैरानेमिक कोयलिंग जो है सिंपल प्रकार की होती है और इसमें जो है ये जो है कोयलिंग जो है आसानी से इसमें क्रोमोनिमा के जो है दोनों थ्रेड्स जो है स्ट्रैंड जो है आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाती है और इस तरह की ये दिखाई देती है। दोनों थ्रेड जो है इस तरह से पैरेलल रहते हैं और इस तरह से इसी कारण इसको जो है पैरानेमिक कोयलिंग कहते हैं। और प्लेक्टोनेमिक में जो है इंटरलॉक्ड कोयलिंग पाई जाती है इस तरह से। इस तरह की जो है इंटरलॉक्ड कोयलिंग जो है इस तरह से ये पाई जाती है। और अधिकतर क्रोमोनिमेटा में जो है ये प्लेक्टोनेमिक कोयलिंग पाई जाती है और ये आसानी से इसके अंदर क्रोमोनिमा को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब ये जो एक क्रोमोनिमा है, एक क्रोमोनिमा में जो है 8 माइक्रोफाइबर्स होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भी सब एक क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम में जो है 2 क्रोमेटिड्स हो गई और हर क्रोमेटिड्स में जो है 2 क्रोमोनिमा इन ईच क्रोमेटिड। ये क्रोमोसोम के अंदर जो है 2 क्रोमेटिड्स और हर क्रोमेटिड्स में जो है 2 क्रोमोनिमा और एक क्रोमोनिमा में जो है एक क्रोमोनिमा जो है 8 माइक्रोफाइबर से मिलकर बना होता है। 8 माइक्रोफाइबर से मिलकर बना होता है। और एक माइक्रोफाइब्रिल्स की बात करें वो 6200 एंगस्ट्रॉम का, एक माइक्रोफाइब्रिल्स 6200 एंगस्ट्रॉम का उसकी थिकनेस पाई जाती है। और एक माइक्रोफाइब्रिल्स के अंदर जो है डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के 2 स्ट्रैंड इसके अंदर पाए जाते हैं।
और यह स्ट्रैंड जो है प्रोटीन शीथ से कवर रहते हैं। अगर वो स्ट्रैंड है बिना प्रोटीन का, तब एक नेकेड डीएनए की बात करें 20 एंगस्ट्रॉम का हो गया। अगर प्रोटीन कवर डीएनए की बात करें तो जो है 30 to 40 एंगस्ट्रॉम, 30 to 40 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो एक माइक्रोफाइबर्स के अंदर डीएनए के 2 स्ट्रैंड, और वो डीएनए जो है एक प्रोटीन कोट के द्वारा प्रोटीन कवरिंग, उसके चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग पाई है। अगर प्रोटीन कवरिंग है तब डीएनए की जो है थिकनेस 30 to 40 एंगस्ट्रॉम है, और विदाउट प्रोटीन कवरिंग डीएनए जो है 20 एंगस्ट्रॉम का है। उसके बाद हम देखते हैं, तो ये जो है पेलिकल हो गई, मैट्रिक्स हो गया, क्रोमेटिड्स, क्रोमोनिमा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोमियर की। क्रोमोमियर क्रोमोसोम जो है उसकी क्रोमोनिमा पर लीनियर ऑर्डर में, और ये जो है मियोसिस में दिखाई देते हैं। मियोटिक जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी क्रोमोनिमा पर लीनियर ऑर्डर में कई जो है डार्क स्ट्रैंड संरचनाएं पाई है। मियोटिक क्रोमोसोम उसकी क्रोमोनिमा पर डार्क स्ट्रक्चर पाई जाती है, और उसको हम कहते हैं क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स जो कि एक बीडेड लाइक स्ट्रक्चर, माला की तरह दिखाई देती है। और क्रोमोमियर्स होते क्या हैं? क्रोमोमियर्स वास्तव में, क्रोमोमियर्स जो है क्या होते हैं कि वे जगह होती है जहाँ पर जीन्स पाए जाते हैं, या हेरिडिटरी यूनिट जो है जहाँ पाई जाती है, वो जो है क्रोमोमियर्स होते हैं। अतः क्रोमोनिमा पर क्रोमोमियर्स की संख्या और स्थान सदैव निश्चित होते हैं, क्योंकि ये लीनियर ऑर्डर में जो पाए जाते हैं और उनकी संख्या हमेशा निश्चित होती है। और क्रोमोमियर का निर्माण जो है क्रोमोनिमा के जो स्ट्रैंड होते हैं उन स्ट्रैंड के विशेष प्रकार से कॉइलिंग होने से या नोटेड होने से क्रोमोमियर्स का निर्माण होता है। और इन इस जगह पर डीएनए की मात्रा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, या फिर इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर डायग्राम को हम देखते हैं। ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और मेटाफेजिक क्रोमोसोम की लंबाई का हम देखें तो इसमें एक दबा हुआ एरिया प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हमें दिखाई दे रहा है, और यह एरिया जो है क्रोमोसोम की बाकी थिकनेस से जो है कम होता है, तो लंब संग्रह होता है। और इस दबे हुए भाग को हम जो है गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। इनकी स्थिति निश्चित होती है। और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का जो एरिया होता है उसमें सेंट्रोमियर या काइनेटो कोर स्थित होता है। सेंट्रोमियर या काइनेटो कोर होता है। और सामान्यतः एक क्रोमोसोम में जो है एक ही सेंट्रोमियर होता है, लेकिन कभी कभी एक से ज़्यादा भी होते हैं, और उसके बेसिस पर हम जो है क्रोमोसोम को जो है मोनोसेंट्रिक भी कह सकते हैं, जिसमें एक सेंट्रोमियर, इसके अलावा जो है दो होता है तो डाइसेंट्रिक, और दो से ज़्यादा होते हैं सेंट्रोमियर तो उसको पॉलीसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक, और जिसमें नहीं होता है उसको एसेंट्रिक कहते हैं। तो इस तरह से जो है सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर जो है हम उसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को अलग अलग भागों में बांटते हैं। और अगर सेंट्रोमियर के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखें हम,
सेंट्रोमियर की अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो सेंट्रोमियर में दो भाग दिखाई देते हैं हमें। एक तो भाग ये जो है बिल्कुल सेंटर में गहरा अभिरंजित और उसके बाहर की ओर हल्का अभिरंजित भाग होता है। ये जो डार्क पोर्शन है वो एक्सियल फाइबर से मिलकर बना होता है और जिनका डायमीटर जो है 50 to 80 एंगस्ट्रॉम। तो दो भाग हो गए, एक तो डार्क रीजन 50 to 80 एंगस्ट्रॉम और ये जो है एक्सियल फाइबर से मिलकर बना होता है। और इसमें जो है जो फाइबर होते हैं कोयल होते हैं। इसके अलावा जो ये बाहर का एरिया है हल्का अभिरंजित क्षेत्र जो है ये भी कई माइक्रोफाइबर से बना होता है और इसमें जो है लूप पाए जाते हैं। सेंट्रोमियर एरिया जो है उसमें क्रोमोमियर्स अर्थात जीन्स जो है एब्सेंट होते हैं या फिर इनकी संख्या काफ़ी कम होती है, नेग्लिजिबल होते हैं। अब सेंट्रोमियर कार्य क्या करता है? सेल डिवीजन के समय जो स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है और सेंट्रोमियर इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ने के लिए जगह प्रदान करता है। जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बनेगी वो ट्यूब्यूल्स इसी सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ेगी। इसके अलावा सेल डिवीजन की जो एनाफेज कंडीशन होती है उसमें सेंट्रोमियर का विभाजन होता है और एक क्रोमोसोम से दो डॉटर क्रोमोसोम्स जो है बनते हैं। इसके अलावा ये सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम की एनाफेजिक मूवमेंट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एनाफेजिक मूवमेंट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा मेटाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर के निर्माण में भी सेंट्रोमियर हेल्प करते हैं, सहायक होते हैं, क्योंकि स्पिंडल फाइबर जो माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए जो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है उसका पॉलीमराइजेशन होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का, वो जो है सेंट्रोमियर करता है।